सोनाली अपनी सास कविता के कमरे में जाती है और अपनी सास के पैर दबाने लगती है। बहू कोई काम है तो सीधा बोलना कि कोई काम है। ये मेरे पैर दबाने का नाटक क्यों कर रही है? माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं क्या अपने मन से आपकी सेवा नहीं कर सकती? वही तो बहू, तू अपने मन से कहाँ ही कुछ करती है मेरे लिए। जब भी कुछ करेगी तो उसके पीछे तेरा अपना ही स्वार्थ रहता है। आज क्या स्वार्थ है बहू तेरा, ये भी बता दे। क्यों शांत बैठी हुई है तू? माँ जी, वो मैं ये कहने आई थी कि मेरी शादी को 1 महीना हो गया है, लेकिन आप लोगों ने एक रिसेप्शन पार्टी भी नहीं दी। कम से कम मेरे लिए एक छोटी सी पार्टी तो दे दो ना माँ जी। तूने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है जो हम लोग तुझे पार्टी दे। तूने मेरे बेटे को ऐसा फंसाया है कि अब तो वो किसी की सुनता भी नहीं है। तू जो कहती है वही करता है। शादी भी तुम दोनों ने अपनी मर्जी से कर ली थी। अब जब हम तुम दोनों के लिए मायने ही नहीं रखते हैं तो पार्टी की क्यों उम्मीद कर रही है तू बहू? माँ जी, अब जो भी हुआ उसे भूल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए ना। अब आप ही बताओ, अच्छी हूँ या बुरी हूँ, लेकिन हूँ तो आपकी बहू ही ना। अपनी बहू की आप इतनी सी बात भी नहीं मान सकती? अभी मेरे छोटे बेटे की शादी के लिए मुझे पैसे बचाने हैं और तू कह रही है तो ठीक है, मैं अपने छोटे बेटे की शादी के बाद तेरे लिए तेरी वो रिसेप्शन की पार्टी रख दूंगी, लेकिन तू मुझे कुछ मत सिखा। ठीक है माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी हो। इतना कुछ होने के बाद भी आपने मेरी बात मान ली, वो भी इतनी जल्दी। अब देखना मैं देवर जी की शादी में कितना धमाल मचाती हूँ। बस बस, अब ज्यादा मक्खन मत लगा। मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे। काम हो जाए तेरा तो अच्छी, और ना ही तो मैं सबसे ज्यादा बुरी ही बनती हूँ तेरे लिए। क्यों, सही कह रही हूँ ना बहू मैं? माँ जी, आप भी ना क्या बातें लेकर बैठ गई। अच्छा, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। सोनाली थोड़ी लालची थी, इसीलिए वो बस हर वक्त अपने बारे में ही सोचती रहती थी। कुछ दिनों बाद कविता अपनी बड़ी बहू सोनाली के साथ अपनी होने वाली छोटी बहू पूजा के घर एक एसी और खाने पीने का पूरा राशन लेकर जाती है। माँ जी, इतना सारा सामान ये छोटी बहू के घर से क्यों लाई हो? ये सब तो हमारे घर का सामान है, और ये इतना महंगा एसी क्यों लिया? हमारे घर में तो एसी है ना। चुप कर तू। नमस्ते माँ जी। नमस्ते दीदी। माँ जी, आप दोनों को यहाँ कोई काम था क्या माँ जी? और ये सारा सामान यहाँ क्यों ले आए? वहाँ घर में कुछ काम चल रहा है क्या? नहीं बहू, ये सब मैं तेरे लिए लाई हूँ। तेरे माँ बाप नहीं है तो अब सब कुछ हमें ही करना होगा ना। और कुछ दिनों बाद तेरी शादी है, घर में मेहमान आएंगे और बाहर इतनी गर्मी है तो घर में एसी तो होनी ही चाहिए ना। माँ जी नहीं, एसी की कोई जरूरत नहीं है। आप शादी का सारा खर्चा कर रही हो, फिर इन सब की क्या जरूरत है? ये सब मैं अपनी बेटी जैसी बहू के लिए कर रही हूँ। जब से तू मेरी बेटी की जिंदगी में आई है तब से मेरी बेटी की किस्मत ही खुल गई है मानो। और तूने मेरे बेटे के लिए कितना कुछ किया है। हाँ, माँ जी का दिल तो बहुत बड़ा है। वैसे माँ जी, आपके बड़े बेटे के लिए मैंने भी तो कितना कुछ किया है, लेकिन मेरी जेब तो अब तक खाली है। आप भूल गई थी शायद, इसलिए मैंने याद दिला दिया आपको। हाँ, मेरे बड़े बेटे की जिंदगी में जब से तू आई है तब से उसकी जिंदगी बदल गई है। अब नरक बन गई है उसकी जिंदगी। जब देखो नशे में धुत रहता है, न दिन का होश रहता है न रात का। माँ जी, आप क्यों इतनी टेंशन लेती हो जेठ जी की? देखना आप, एक दिन वो भी ठीक हो जाएंगे, उनकी तबीयत सही हो जाएगी, तब आपको भी सोनाली दीदी पर गर्व होगा। आग लगा के अब खुद ही अच्छी बन रही है। माँ जी ने तो हद ही कर दी। अरे, अपनी छोटी बहू की शादी के लिए वो जमीन खोद खोद के पैसे निकाल रही हैं। पता नहीं मेरा क्या होगा। और बेटे, ये कुछ पैसे भी रख ले। शादी वाला घर है, जरूरत पड़ती है ना। और किसी भी चीज की कोई जरूरत लगे तो मुझे बता दियो, मैं तुरंत भिजवा दूंगी। कविता अपनी छोटी बहू की शादी के लिए खुद से आगे बढ़ बढ़ कर खर्चा कर रही थी, सारे इंतजाम कर रही थी, और यही सब सोनाली देख देख कर काफी ज्यादा जल रही थी। कुछ दिनों बाद कविता अपने छोटे बेटे हेमंत और अपनी पड़ोसन शारदा के साथ एक मैरिज हॉल देखने जाती है। भैया, आपका ये हॉल तो ठीक है, लेकिन खाना खाने वाली जगह काफी ज्यादा छोटी है। इतने सारे मेहमान आएंगे, वो भी अमीर अमीर घर के, तो ये देखकर अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे कविता, सब सही तो है। अब तुझे इतने बड़े हॉल में भी कमी लग रही है? ये तू 12वां हॉल देख रही है। ई हॉल तो शहर के सबसे अच्छे हॉलों में गिना जाता है, और तू अब इसमें भी आनाकानी कर रही है। हाँ, तो मेरी छोटी बहू आएगी शादी करके, तो छोटी शादी तो ना होगी। मैं तो अपनी छोटी बहू की इतनी बड़ी शादी करूंगी कि लोग भी देखेंगे और बोलेंगे कि मैंने अपनी छोटी बहू की इतनी बड़ी शादी की है। माँ, लेकिन ये भी तो ठीक है, शादी ही तो करनी है, वो तो किसी मंदिर में भी हो सकती है।
तू चुप रह। अरे इस हॉल में मैं अपने छोटे बेटे और छोटी बहू की शादी करवाऊं? नहीं, ये नहीं होगा। चलो यहाँ से, इससे भी अच्छा हॉल देखेंगे या फिर गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। पता नहीं क्या चाहिए इसे। चल बेटा हेमंत, तेरी शादी में तेरी माँ ही तेरा बैंड बजाएगी। वो लोग उस हॉल से निकल जाते हैं और दूसरा हॉल देखने जाते हैं। कई हॉल देखने के बाद कविता को एक अच्छा हॉल दिखता है और अपनी छोटी बहू और छोटे बेटे की शादी के लिए, जिसे वो फिक्स करने के लिए सोच लेती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। हर तरफ खुशी का माहौल था। शादी का दिन नजदीक आ जाता है। शहर के काफी नामी लोग शादी में आते हैं। सबको कविता की छोटी बहू की शादी इतनी बड़ी देखकर अब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। शादी में आई शारदा सोनाली की तरफ जाती है। सोनाली बहू देख रही है कविता की छोटी बहू की बड़ी शादी। अरे इस शादी में तो कविता ने जा जाकर लोगों को न्योता दिया है, ऊपर से खर्चा इतना। माँ जी तो बस मेरे टाइम पर ही कंगाल होती हैं। अपनी छोटी बहू के लिए माँ जी इतना कर रही हैं, उन्हें जरा भी ख्याल नहीं आया मेरा। अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। मैं अभी जाकर माँ जी को उनकी प्यारी छोटी बहू को सुनाती हूँ। वो लोग मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं? मैं क्या उनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती? सोनाली वहाँ से गुस्से में जाती है और पूजा के कमरे की तरफ बढ़ती है, जहाँ पूजा तैयार हो रही थी। वहीं पूजा अपनी होने वाली सास को गले लगाती है। माँ जी, आपने अपनी बहू की इतनी बड़ी शादी की। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मेरे माँ बाप भी होते तो वो मेरी इतनी बड़ी शादी तो कभी नहीं कर पाते। बहू तू ऐसे क्यों बोल रही है? अरे ये सब तेरे लिए नहीं करते तो क्या किसी बाहर वाले के लिए करते हम? तू ही तो है इस घर की छोटी बहू, इस घर की शान। माँ जी, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या आप मुझे वो दोगी जो मैं चाहती हूँ? हाँ बहू, तू पूछ क्यों रही है? अरे तू कुछ भी मांगेगी वो तुझे मैं खुशी खुशी दूंगी। आई समझ? माँ जी, आपने मेरी शादी इतनी बड़ी करने के लिए इतना कुछ किया है। अब मैं ये चाहती हूँ कि हम सोनाली दीदी के लिए भी कुछ ऐसा करें जिससे वो खुश हो जाए। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बहू। आज तेरी शादी है और तू अपनी जेठानी के लिए इतना सोच रही है। इन दोनों की बात सोनाली सुन लेती है और अंदर आती है। माँ जी सच में आपकी छोटी बहू इतनी बड़ी शादी के काबिल है। वो सबके लिए इतना सोचती है, हर किसी की खुशी का ध्यान रहता है पूजा को। दीदी, हम लोग एक परिवार हैं और परिवार में तो हर कोई एक दूसरे के बारे में ही सोचता है ना। माँ जी अब आप दोनों यहाँ खड़े होकर बातें ही करते रहोगे या पूजा की बड़ी शादी का शुभारंभ भी होगा? सब लोग शादी के लिए चले जाते हैं। कविता की छोटी बहू की बड़ी शादी पूरा शहर देखता है और इसकी तारीफ भी करता है। बिरजू एक बहुत ही गरीब आदमी था। वो मजदूरी करके अपने घर को चलाया करता। बिरजू की एक जवान बेटी भी थी जिसका नाम दिव्या था। बिरजू काफी गरीब था और उसकी बेटी दिव्या भी शादी के लायक हो गई थी। बिरजू नहीं चाहता था कि जैसी गरीबी उसकी बेटी ने अपने बाबा के घर देखी है, वही गरीबी उसकी बेटी अपने ससुराल में भी देखी। इसीलिए बिरजू उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में करवाना चाहता था। पर जो भी रिश्ता दिव्या के लिए आता तो वो काफी ज्यादा दहेज मांगता और बिरजू लड़के वालों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता। बस इसीलिए दिव्या का रिश्ता कहीं नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन बिरजू मजदूरी कर रहा था, तभी उसका मालिक उसके पास आता है और उससे बोलता है, अरे बिरजू भैया, कैसे हो तुम? मालिक, बस आपकी कृपा है। बिरजू भैया, हम सुने हैं कि तुम अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढ रहे हो। क्या हुआ, कोई लड़का वड़का मिला कि नहीं? नहीं मालिक, अभी कहाँ मिला। बस हम अपनी बिटिया के लड़के की तलाशी कर रहे हैं। अरे बिरजू भैया, तनिक काम छोड़कर हमारे पास आकर बैठो। इधर आओ। ये छोटे, तनिक 2 कप चाय लाओ। हमको जरा बिरजू भैया से बैठकर कुछ बातें करनी है। बिरजू अब अपने मालिक के पास आकर बैठ जाता है और बिरजू को देखकर उसका मालिक कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तू चाहता है ना कि तेरी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे घर में हो? हाँ मालिक, चाहता तो हूँ, पर मैं उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। पर मैं अपनी बेटी की शादी के लिए ही पैसे जोड़ रहा हूँ। यूं इस तरह मेहनत मजदूरी करके कब तक पैसे जोड़ेगा? मैं तो कहता हूँ कि कोई बड़ा काम कर ले। बड़ा काम करेगा ना तो तुझे फायदा भी होगा, नहीं तो तू जानता ही है आजकल की दुनिया कैसी है। मालिक, बात तो सही है, पर बड़ा काम कैसे करेंगे हम ठहरे एक गरीब आदमी। अरे देखो भैया, एक रात के लिए तुम अपनी बिटिया को हमारे कोठे पे नाचने के लिए भेज दो। उसके बदले हम तुमको ढेर सारे पैसे देंगे।
अब तुम तो जानते ही हो ना भैया कि आजकल के जमाने में पैसा कितनी बड़ी बात होती है। ये क्या बेहुदा बकवास किए जा रहे हैं मालिक। आप अपने ये सोचने की हिम्मत भी कैसे की है कि मैं चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को आपके कोठे पर नाचने के लिए भेज दूंगा। माफ करना मालिक, हम गरीब जरूर हैं पर कमीने नहीं जो कुछ पैसों के लिए अपनी बेटी का सौदा कर लें। आहा, कितना शरीफ बन रहा है। अपनी बिटिया को अमीर घर में बिहाना चाहता है लेकिन पैसा नहीं है, और जब हम पैसा देने के लिए माने हैं तो तू अपनी बिटिया का सौदा नहीं करना चाहता। अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। देख ना, तू एक दिन हमारे पास पैसों की भीख मांगता हुआ आएगा, लेकिन उस दिन ना तुम्हारी मदद नहीं करेंगे हम। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भी नहीं। तुम जैसे घटिया इंसान से मदद लेने से तो अच्छा है हम अपनी बेटी को मार दे, पर हम तुम्हारे पास अपनी बिटिया को तो नहीं भेजेंगे। अरे बिरजू भैया, तुम भूल गए क्या कि तुम जहाँ काम करते हो ना वो हमारा ही है। अब तुझे तो पैसों की जरूरत नहीं है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि तुझे तेरी आज की मजदूरी भी ना दे। अब तू यहाँ से जा सकता है बिरजू भैया। मालिक बिरजू को काम से निकाल देता है। बेचारा बिरजू उदास हताश होकर अपने घर की तरफ चलता है। धूप कड़ी थी, ऊपर से बिरजू को अपनी बेटी की चिंता भी सता रही थी। ये सब कुछ बिरजू सोचते हुए अपने घर पहुंचता है। मेरी बेटी जवान है, इसकी शादी सही समय पर करनी होगी, नहीं तो जैसे आज ये नीच मालिक की नजर मेरी बेटी पर पड़ी है, कल को किसी और की नजर भी पड़ सकती है। पिताजी क्या हुआ? मैं काफी देर से देख रही हूँ आप कुछ सोच रहे हैं और आप आज जल्दी घर आ गए। कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो आप हमें बता सकते हैं। नहीं बेटा, बस मैं तेरी शादी के बारे में सोच रहा था। बिरजू ये सोच ही रहा था कि तभी वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर दिव्या काफी घबरा जाती है और वो तुरंत डॉक्टर को बुला लेती है, जिसके बाद डॉक्टर आकर बोलती है, दिव्या बेटी, तुम्हें अपने पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। और बिरजू भैया, आप कुछ दिन धूप में काम ना ही करें तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर, पापा को क्या हुआ है? वे ठीक तो हो जाएंगे ना? इन्हें डेंगू की शिकायत है, साथ ही ये काफी टेंशन भी ले लेते हैं, इसीलिए इनको चक्कर आए हैं। ऐसे में तुम अपने पापा का जितना अच्छे से ख्याल रखोगी उतना अच्छा होगा। और बिरजू जी, आप कुछ दिन धूप में बिल्कुल भी काम मत करना, सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान रखना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर चली जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर दिव्या अपने पिता से कहती है, पापा, अब आप मालिक के पास धूप में काम करने नहीं जाएंगे। आपके बदले मालिक के पास काम करने मैं चली जाऊंगी। नहीं, तुम काम करने नहीं जाओगी। मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा उस नीच के पास। उसकी ऐसी घबराई हुई बातें सुनकर अब दिव्या उससे उसका कारण पूछती है और अब बिरजू उसको सारी बात बता देता है। ये जानने के बाद दिव्या अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मैं नहीं जानती थी कि लड़की को लोग ऐसी नजरों से भी देखते हैं। मैंने सोचा था कि हमारे बढ़ते इंडिया के साथ साथ हमारे यहाँ के लोगों की सोच डेवलप हो रही है, पर नहीं, यहाँ की सोच हमेशा नीची ही रहेगी। पर पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी। नहीं बेटा, मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा। ये दुनिया तुझे नोच खाएगी। पापा, आपको अपनी बेटी पर भरोसा तो है ना? हाँ मेरी बच्ची, मुझे तुझ पर भरोसा है, पर यहाँ के लोगों पर नहीं है। दिव्या अपने पिता को काफी समझाती है और इस तरह बिरजू अपनी बेटी की बात मान जाता है। दिव्या अपने पिता को मना तो लेती है, पर अब उसके सामने एक चुनौती खड़ी थी और वो ये कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसके पिता की दवाइयाँ भी आ जाए और उसके घर का गुजारा भी हो जाए। और बस इसी सोच में डूबी दिव्या खुद से कहती है, मैंने पापा को बोल तो दिया कि मैं सब संभाल लूंगी, पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने घर के साथ साथ पापा की दवाइयाँ भी ला सकूं? दिव्या खुद से ये बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो कि धूप में बैठकर गुड़पट्टी खा रही थी। ये देखकर दिव्या को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है और वो खुद से कहती है, अरे वाह, मैं तो भूल ही गई थी कि ठंड है और ठंड में लोग धूप में बैठकर मूंगफली और गुड़पट्टी खाना पसंद करते हैं। क्यों ना मैं भी मूंगफली बेचूं, पर अगर मेरी मूंगफली नहीं बिकी तो? लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जा रहा है? और वैसे भी यहाँ दूर दूर तक कोई मूंगफली वाला या मूंगफली वाली है ही नहीं। अब क्या था, दिव्या अपना मन बना लेती है कि उसको मूंगफली बेचनी है और इस तरह से अब दिव्या अपने कमरे में जाकर अपने गुल्लक को तोड़ती है, जहाँ उसके पास लगभग 2000 रुपए थे। उन पैसों को देखकर दिव्या खुश होते हुए खुद से कहती है, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है।
जो पैसे पापा मुझे दिया करते थे मैं उनको खर्च ना कर बल्कि सेव कर लेती थी। आज यही पैसे मेरे काम आ रहे हैं। अब मैं इन पैसों से मूंगफली ले लूंगी और मैं उन मूंगफली को बेचूंगी। अब बहुत जल्द दिव्या ऐसा ही करती है और पहले ही दिन दिव्या की कमाई काफी अच्छी होती है। ये देखकर दिव्या खुद से कहती है, दिव्या, तेरी पहले ही दिन कमाई तो काफी अच्छी हुई है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं बहुत जल्द पापा का इलाज बहुत अच्छे से करवाऊंगी और पापा बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। दिव्या अब बहुत खुश थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन दिव्या रोड पर अपनी मूंगफली का ठेला लगाकर मूंगफली बेच रही थी। तभी एक बहुत अमीर और स्मार्ट सा लड़के की नजर दिव्या पर जाती है। उसको देखकर दिव्या से उसे पहले ही नजर में प्यार हो जाता है और अब वो लड़का उससे मूंगफली लेने लगता है और कहता है, हेलो, मेरा नाम पीयूष है, तुम्हारा नाम क्या है? कितने की मूंगफली दूं आपको? 40 की दे दो। दिव्या उसकी बातों का जवाब नहीं देती और उसको मूंगफली दे देती है। अब क्या था, पीयूष हर रोज अब उसके ठेले पर आता और उससे मूंगफली लेकर खाता। समय गुजरता है। समय के साथ साथ अब बिरजू भी ठीक हो जाता है। बिरजू ठीक होते ही अपनी बेटी द्वारा चलाए गए एक छोटे से मूंगफली के बिजनेस को संभालने लगता है। अब जब पीयूष उसके ठेले पर आता है तो देखता है कि दिव्या अपने ठेले पर नहीं है और एक दिन वो बिरजू से दिव्या के बारे में पूछ लेता है। अंकल, यहाँ एक लड़की मूंगफली बेचा करती थी, लेकिन अब यहाँ वो नहीं है, बल्कि आप आ गए। तो बता सकते हैं वो कहाँ चली गई? क्यों बेटा, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और आज मैं उससे अपने दिल की बात बताने आया था, पर उसकी बात सुनकर अब बिरजू उसको अपने घर ले जाता है। ये देखकर अब पीयूष समझ जाता है कि बिरजू ही दिव्या का पिता है। पीयूष बिरजू का धन्यवाद करता है और दिव्या से कहता है, दिव्या, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम एक बड़े घर के लड़के हो और मैं एक मामूली मूंगफली वाली। क्या हुआ दिव्या? अगर तुम मूंगफली बेचती हो तो क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इनफैक्ट मेरे घर वालों को सब पता है। उन्हीं के कहने पर मैं आज तुम्हें अपने दिल की बात कहने आया था। बेटा, ये सच है कि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करवाना चाहता था, पर तुम बहुत बड़े घर से हो। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हारी डिमांड पूरी कर सकें। डिमांड? कैसी डिमांड अंकल जी? मुझे सिर्फ दिव्या चाहिए। अब क्या था, पीयूष अब बहुत ही जल्द अपने घर वालों के साथ आकर दिव्या का हाथ मांग लेता है और इस तरह दिव्या की शादी एक बहुत अच्छे घर में होती है।